तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे हर्पीस सिम्प्लेक्स के बारे में। तो हर्पीस के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। हर्पीस किस कैटेगरी में आता है? तो हर्पीस जो है एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन डिसीज है, यानी सेक्स के दौरान फैलने वाली ये एक बीमारी है। ठीक है ना? तो ये जान लेते हैं इसके कारकों को और इसकी बीमारी के बारे में जान लेते हैं। तो हर्पीस इज ए कॉमन इन्फेक्शियस वायरल डिसीज कॉज्ड बाय हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। हर्पीस एक आम संक्रामक बीमारी है जो कि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के कारण होती है। ठीक है ना? नेक्स्ट है हमारा द हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस कॉज पेनफुल सोर्स और ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन, माउथ और जेनिटल एरिया। हर्पीस सिम्प्लेक्स के कारण त्वचा, मुंह या जेनिटल एरिया में आपको छाले फफोले दिखाई दे सकते हैं। ठीक है ना? बात करेंगे इसके फैलने की। तो हाउ टू स्प्रेड, फैलता कैसे है? तो ये जान लेते हैं। हाउ टू स्प्रेड, स्प्रेड में देखेंगे तो ये स्प्रेड जो फैलेगा, इट इज स्प्रेड मेनली थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्शियस पर्सन। ये मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के साथ सीधे संपर्क से फैलता है। अगर किसी को ये बीमारी है और आप उसके सीधे संपर्क में आ जाते हैं डायरेक्टली, या किस करने के दौरान, या सेक्सुअली अनप्रोटेक्टेड सेक्स के दौरान, तो ये बीमारी आपको या किसी को भी ये बीमारी फैल सकती है। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल के दौरान, जैसे कि आप किसिंग करते हैं, किसी को चुम्बन लेते हैं, या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, तो उससे भी ये बीमारी क्या है, फैल सकती है। ठीक है? टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स देख लेते हैं कितने हैं, कितने प्रकार का होता है ये। तो ये दो प्रकार का होता है। सबसे पहले लिखेंगे टाइप्स ऑफ हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस दो प्रकार का होता है। ठीक है ना? दो प्रकार का होता है। पहला होता है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1, यानी कि HSV1। ठीक है ना? तो हर्पीस सिम्प्लेक्स जो है दो टाइप का होता है। ठीक है ना? तो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप फर्स्ट, और यानी या HSV1, और दूसरा हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2, यानी HSV2। पहला हो गया हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 या HSV1, और दूसरा हो गया है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2 या फिर HSV2। ये दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं। ठीक है ना? देखेंगे। अब एक बात और जान लीजिएगा इसके साथ ही, कि HSP1 और HSP2 हर्पीस का कारण, हर्पीस दोनों ही, हर्पीस जो है वो मुख्य या जननांग हर्पीस का कारण बन सकते हैं। क्या है? HSV1 और HSV2 दोनों ही मुख्य हर्पीस सिम्प्लेक्स के कारण, दोनों ही मुख यानी कि माउथ और जेनाइटल एरिया के हर्पीस के कारण, हर्पीस का कारण बन सकते हैं। यह शरीर के अन्य दूसरे हिस्सों पर भी फैल सकते हैं। ठीक है? ये हो गया हमारा। तो लिखेंगे नोट, both HSV1 and और HSV1 and HSV2
कैन कॉज ओरल can cause oral and genitals ये क्या है, दोनों ही, ये फर्स्ट और सेकंड टाइप की जो हर्पीज हैं वो दोनों ही ओरल यानी मुख और जेनेटल हर्पीज के कारण हो सकते हैं, ठीक है ना, दोनों ही उसके कारण हो सकते हैं। दे आल्सो कॉज infection in other areas of your body। कहने का मतलब यह है कि बोथ ही, ये दोनों ही HSV1 और HSV2 दोनों ही मुख और जेनाइटल या जन्नांग हर्पीस का कारण बन सकते हैं और ये शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी संक्रमण पैदा कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट पार्ट्स ऑफ द बॉडी डज HSV अफेक्ट, तो HSV शरीर के प्रभावित किन अंगों को प्रभावित कर सकता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा माउथ एंड फेस। माउथ एंड फेस, फेस तो ओरल हर्पीस जो है, ओरल हर्पीस संक्रमण से हाथ और मुंह के आसपास छाले हो जाते हैं। कुछ लोगों को पहले संक्रमण के बाद हर्पेटाइटिस हर्पेटिक या जिंजीबोस्टोमेटाइटिस, जिसमें क्या होता है कि जिंजीबोस्टोमेटाइटिस में मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं और ये अन्य लक्षण हो सकते हैं, और भी इसके अन्य अन्य लक्षण हो सकते हैं। तो अब देख लेते हैं एन ओरल हर्पीस infection caused infection caused cold sores on your lips and around the mouth। Some people develop herpetic gingivomastomatitis
ठीक है, ये होगा। तो ओरल हर्पीस संक्रमण से होठों और मुंह के आसपास छाले हो जाते हैं। कुछ लोगों को पहले संक्रमण के बाद हर्पेटिक या जिंजोवोस्टोमेटाइटिस हो जाता है। हर्पेटिक जिंजोवोस्टोमेटाइटिस यानी कि मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, ये होता है हमारा, ये इसको अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट रेयरली केस में देखेंगे। रेयरली सोर्स डेवलप on inside your nose, nasal herpes। कहने का मतलब यह है कि कभी कभार नाक पर या उसके अंदर घाव हो जाते हैं, जिसको नाक का हर्पीस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो वो है जेनाइटल। ठीक है, तो जननांग हर्पीस संक्रमण से आपके जननांग क्षेत्र में घाव हो जाते हैं। जननांग हर्पीस के कारण जो है वह संक्रमण से जो है आपके जननांग क्षेत्र में घाव हो जाते हैं, जिनमें वे हिस्से भी शामिल हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, जैसे कि वेजाइना और लिंग। लिंग के ऊपर भी आपको छाले देखने को मिल सकते हैं, या वेजाइना के ऊपर आपको छाले देखने को मिल सकते हैं, और या फिर वो हिस्से भी शामिल हैं जिन्हें आप नहीं देख सकते, जैसे गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा, तो लिखेंगे ए जेनेटल हर्पीस इन्फेक्शन caused source in your genital area, including including the parts you can see like your penis or vagina, and those you can't
like your cervix, गर्भाशय ग्रीवा. A genital herpes infection causes sores in your genital areas, including the parts you can see, like your penis or vagina, and those you can't see, like your cervix. जननांग हर्पिस संक्रमण से आपके जननांग क्षेत्र में घाव हो जाते हैं, जिनमें वे हिस्से भी शामिल हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, जैसे आपका वेजाइना, वल्वा या पेनिस, ठीक है. और वो हिस्से भी जिसमें यू कांट सी, जिसको आप देख नहीं सकते, जिससे कि सर्विक्स, यानी सर्विक्स को आप देख नहीं सकते. ये भी क्या है, हर्पिस से, जेनेटल हर्पिस की से ये संक्रमण हो सकते हैं, अंदर जख्म हो सकते हैं. तो सिम्टम्स की देखेंगे, सिम्टम्स के बारे में. सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स देखेंगे. कुछ लोग जो है संक्रमित हो जाते हैं, लेकिन उनमें तुरंत लक्षण नहीं दिखाई देते. HSV से कुछ लोग संक्रमित हो जाते हैं, लेकिन उनमें क्या है, लक्षण तुरंत नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है ना. इसके बजाय वायरस के पुनः सक्रिय होने तक महीनों या वर्षों तक लक्षण प्रकट नहीं हो सकते, ठीक है. तो लिखेंगे सम पीपल गेट infected but don't develop symptoms. Right away, instead symptoms may not appear for months or even years. Until the virus reactivates. Some people get infected but don't develop symptoms right away. Instead, symptoms may not appear for months or even years until the virus reactivate. ठीक है ना. कुछ लोग संक्रमित हो जाते हैं, लेकिन उनमें तुरंत लक्षण नहीं दिखाई देते, और इसके बजाय वायरस के पुनः सक्रिय होने तक या महीनों तक या फिर वर्षों तक लक्षण, कोई भी सिम्टम्स नजर नहीं आते हैं. कॉल देख लेते हैं. कॉल्स में कारक
और देख लेते हैं। तो मुख्य या जननांग हर्पीस के प्रकोप को उत्पन्न करने वाले कुछ कारक हो सकते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे triggers that may cause an oral or genital herpes herpes outbreak. Triggers that may cause an oral or genital herpes outbreak. तो मुख्य या जननांग हर्पीस के प्रकोप को उत्पन्न करने वाले कुछ कारक हो सकते हैं, जैसे कि आपका हो सकता है फीवर, ये इसके कारक हैं, और स्ट्रेस, ठीक है ना। तो अच्छा, उसके बाद में कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, ठीक है, दवाओं या किसी अंतर्निहित बीमारी के कारण भी ये बीमारी हो सकती है, जिससे लिखेंगे सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम ड्यू टू मेडिकेशन और अंडरलाइंग कंडीशन। और होता है चेंज इन हार्मोन, यानी कि हार्मोन में चेंजिंग हो रही है, तब भी ये बीमारी हो सकती है। तो लिखेंगे चेंज इन हार्मोन ड्यूरिंग menstruation। फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि menstruation के दौरान हार्मोन में चेंज होता है, तब भी उसके कारण भी ये बीमारी उसके कारण भी ये बीमारी हो सकती है, ठीक है ना। पोटेंशियल पोटेंशियल ट्रिगर स्पेसिफिक टू ओरल herpes। ओरल herpes के संभावित ट्रिगर में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं। कौन कौन से? सन एक्सपोजर हो सकता है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है,
ट्रॉमा हो सकता है, टू योर माउथ एरिया, मुंह के आसपास चोट हो सकती है। ये इसके कारणों में आता है, ठीक है। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, नोट डालो, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का प्रकोप बिना किसी कारण के भी हो सकता है। जी हाँ, तो आप लिखेंगे आउटब्रेक कैन आल्सो occur randomly without any obvious trigger। यानी HSV सिम्प्लेक्स वायरस, यानी कि हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस का कारण जो है बिना किसी कारण के भी ये हो सकता है। स्टेज के बारे में जान लेते हैं, इसकी कौन कौन सी स्टेज होती है, ठीक है ना। तो इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, ठीक है ना। लिखेंगे NHSV, HSV infection, infection 3 stages, कौन सी होती हैं। पहली होती है प्राइमरी इन्फेक्शन, दूसरा होती है लेटेंसी, सुप्तावस्था, तीसरी रीएक्टिवेशन। तीन स्टेज होती हैं, ठीक है ना। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की 3 स्टेज होती हैं, प्राइमरी जिसको प्राइमरी इन्फेक्शन, और लेटेंसी इन्फेक्शन, और रीएक्टिवेशन। इन तीनों के बारे में जान लेते हैं। तो इन्फेक्शन के बारे में हमने जाना कि ये कितने टाइप का होता है, कितने। तो पहला होता है प्राइमरी इन्फेक्शन, लिखेंगे HSV प्राइमरी इन्फेक्शन। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो HSV के शरीर में प्रवेश होने के बाद होने वाले संक्रमण को हम प्राइमरी संक्रमण कहते हैं, प्राथमिक संक्रमण कहते हैं। वायरस आसपास की तंत्रिका कोशिकाओं तक पहुंचता है, जहां वह अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देता है, ठीक है ना। जहां वह क्या करता है, वह अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देता है। तो लिखेंगे एक प्राइमरी इन्फेक्शन
is what happens after HSV enter your body. ये क्या है? HSV के शरीर में प्रवेश होने के बाद पहला संक्रमण प्राइमरी इन्फेक्शन कौन सा है? जब HSV आपके शरीर में प्रवेश हुआ उसके बाद होने वाले संक्रमण को हम प्राइमरी संक्रमण या फिर प्राइमरी HSV संक्रमण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज में क्या होता है कि कुछ सप्ताह में के भीतर जो है आपका इम्यून सिस्टम प्राइमरी इन्फेक्शन को खत्म कर देता है, लेकिन उसके द्वारा जब प्राइमरी इन्फेक्शन खत्म होने के बाद में भी क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि जो HSV का संक्रमण है वो आपकी नर्व सेल के अंदर स्टे कर गया और वो इनएक्टिव स्थिति में मौजूद है, खत्म नहीं हुआ बल्कि वो प्रेजेंट है आपके सोई हुई अवस्था में। उसको हम क्या कहते हैं? लेटेंसी स्टेट कहते हैं। तो लिखेंगे विद इन ए फ्यू वीक्स योर इम्यून सिस्टम क्लियर्स अप द प्राइमरी infection but HSV stays in the nerve cell it first infected this is called the latency state. It means the virus present in active state.
वो इनएक्टिव स्टेट कंडीशन में है। लेटेंसी स्टेट क्या है? विद इन ए फ्यू वीक्स योर इम्यून सिस्टम clears up the primary infection. What HSV stays in the nerve cells it first it infected. This is called the latency state. It means the virus present in active stage. नेक्स्ट आता है हमारा HSV reactivation. HSV reactivation. HSV रिएक्टिवेशन में क्या होता है? ये वो स्थिति होती है जब संक्रमित कोशिकाएं जाग उठती हैं, यानी कि रिएक्टिवेशन हुई जब संक्रमित सेल्स जो थे, कोशिकाएं थी, वो जाग उठती हैं, तो उसको ये हम क्या कहते हैं? रिएक्टिवेशन कहते हैं। लिखेंगे रिएक्टिवेशन इज when infected cells wake up and trigger an immune response. क्या है? वह स्थिति होती है जब संक्रमित कोशिकाएं जाग उठती हैं और प्रतीक्षा प्रक्रिया को क्या करती हैं? और जो इम्यून सिस्टम है उनको सक्रिय कर देता है, उसको ये सक्रिय कर देता है। इस अवस्था को रिएक्टिवेशन कहते हैं। सिम्टम्स की बात करेंगे तो सिम्टम्स जो है, सिम्टम्स में क्या आएगा? पेनफुल, ब्लिस्टर्स, छाले देखने को मिलेंगे आपको पानी से भरे हुए, और पेनफुल सोर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये क्या है? सिम्टम्स में। और आपको फीवर भी दिखाई दे सकता है, ठीक है ना? ठीक है ना? पेनफुल यानी दर्दनाक छाले और दर्दनाक जख्म भी आपको इसमें देखने के मिल सकते हैं जब इसका प्रकोप ज्यादा बढ़ जाता है। डायग्नोस एंड टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ये डायग्नोस कैसे होता है? डायग्नोसिस एंड टेस्ट। डायग्नोस के लिए हमें वो क्या करता है? सबसे पहले वो आपके घावों का सैंपल ले सकता है, स्पाइनल टैप कर सकता है, और HSV1 और HSV2 की एंटीबॉडीज यानी ब्लड टेस्ट ले सकता है। तो ठीक है, देखते हैं। तो क्या है? टेक ए सैंपल फ्रॉम द सोर्स। अगर उसको मेनिंजाइटिस का खतरा लग रहा है तो वो क्या कर सकता है?
एंसेफ्लाइटिस या मेनिंजाइटिस का खतरा लग रहा है तो वो स्पाइनल टैप कर सकता है, ठीक है ना। तीसरा होता है एंटीबॉडीज, सॉरी HSV फर्स्ट का एंटीबॉडीज करा सकता है वो। और HSV 2 एंटीबॉडीज करा सकता है, ठीक है ना। ये इसको डायग्नोसिस के तरीके हैं। ट्रीटमेंट की बात करेंगे फ्रेंड्स, ट्रीटमेंट में तो एक डॉक्टर क्या करेगा, आपको सबसे पहले एक एंटीवायरल मेडिसिन देता है, एंटीवायरल मेडिसिन, जिसमें इंक्लूडिंग एसाइक्लोविर हो सकती है, एसाइक्लोविर एक एंटीबायोटिक है, ये दे सकता है, ठीक है ना। दूसरी होती है वैलासाइक्लोविर, ठीक है ना। ये कुछ मेडिसिन वो दे सकता है, ठीक है ना। फेमिसाइक्लोविर भी होता है जो अक्सर डॉक्टर चलाते हैं, फेमिसाइक्लोविर। ये कुछ एंटीवायरल मेडिसिन दे करके इसके प्रकोप को कम किया जाता है। इसके साथ साथ वो कुछ सिम्टोमेटिक मेडिसिन भी देता है, जैसे अगर पेन है तो पेन किलर देगा, स्वेलिंग है तो उसके लिए देगा, या फिर कुछ और भी वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ मेडिसिन या ट्रीटमेंट चलाता है।